बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, अमरीकी सदारत इंतखाबात का बिगल बजने में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि व्हाइट हाउस का अगला मकीन होगा कौन। अब तक के मजमूई पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कमला हैरिस को मामूली पॉइंट्स की बढ़तरी तो हासिल है, मगर स्विंग स्टेट्स जिनकी तादाद 7 है वो पांसा पलट सकती हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी तमाम तर निगाहें अमरीकी इंतखाबात पर लगी हुई हैं कि अगर कमला हैरिस अमरीका की पहली खातून सदर मुंतखब हुई तो पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया रखेगी, और अगर ट्रंप मुंतखब होते हैं तो उनकी पाकिस्तान के हवाले से फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो सियासी हिजान में एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है और जो पिछले दिनों डील और ढील की कयासराइयां हो रही थी वो भी खासी दम तोड़ गई हैं और तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक इस बार फैसला कुन एहतजाज होगा और दूसरी जानिब हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी कानून साजी में मसरूफ है और सुप्रीम कोर्ट जो जिसकी तादाद में इजाफा करने जा रही है। और इसके साथ साथ जराए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तरमीम लाई जाएगी और आर्मी एक्ट में भी तरमीम करके सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल किए जाने का इम्कान है। मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुमकिन नई कानून साजी को सिविल मार्शल लॉ करार दिया और कहा है कि यह कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन होगी। आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि ट्रंप या फिर कमला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा कौन। मौजूदा हालात में कानून साजी पर कानून साजी वक्त की जरूरत है या फिर हुकूमत वक्त की। इसके अलावा स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी है, तो क्या मईशत संभल गई है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार अहमद वलीद साहब, साफी तज्जियाकार अनवर रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, और इसके साथ साथ सीनियर डेमोक्रेट लीडर शाहिद अहमद खान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज मैं शाहिद साहब आपसे करना चाहूंगी। शाहिद साहब, एक हकीकत पसंदाना ताना तज्जिया में चाहूंगी आपका और आपकी राय अब तक के पोल्स, अब तक की डिबेट और अब तक के हालात को देखकर क्या लग रहा है आपको, आपकी पार्टी की स्टैंडिंग कहां पर है, क्या कुछ कर जाएगी आपकी पार्टी कल? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ही ये अनयूजुअल सा इलेक्शन है। इसमें मुकाबला जो जैसे आपने कहा कांटेदार मुकाबला पाकिस्तानी ज़बान में, इट्स ए वेरी टाइट रेस, इट्स ए वेरी क्लोज कॉल। और स्पेशली जो स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट जिनका आपने जिक्र किया, उसमें तो पोल्स में बहुत ही टाइट है, बहुत करीब है। 48-48, 51-50, 47-49, और जिसमें अगर मार्जिन ऑफ एरर भी लगाएं आप तो 3 या 4% का तो मार्जिन ऑफ एरर होता है। सो कॉशियसली आई विल से कि डेमोक्रेट्स विल विन कॉशियसली। और उसकी रीजन ये है कि आप 79 मिलियन वोट्स तो कास्ट हो चुके हैं। 79 मिलियन वोट्स में अर्ली बैलेटिंग है, मेल इन बैलेटिंग है और अर्ली वोटिंग है। तो आम तौर पर जो अर्ली वोट्स हैं और जो मेल इन बैलेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। अच्छा शायद सर मेरा सवाल एक यहाँ पर ये ले लीजिए कि हमने देखा कि इस बार आपकी पार्टी की तरफ से एक खातून उम्मीदवार को नामजद किया गया। ये जो कांटे का मुकाबला हम देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं ना 19-20 का फर्क, क्या ये इसकी रीजन यही है कि एक खातून उम्मीदवार अमरीकी सदर की हैसियत में एक इंतखाब लड़ रही हैं? और इसके ऊपर आप मुझे ये भी बताएगा कि जो अमरीका की रहायशी हैं, जो लोग हैं वहां के, उनका नजरिया क्या है, क्या वो एक खातून की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अहम है, लेकिन ये तो आप पोल्स में देख सकती हैं, नंबर्स में देख सकती हैं। अमेरिका चेंज हो रहा है, अमेरिका बहुत तेजी से इवॉल्व होता है। अब देखिए, बराक ओबामा भी जब प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त भी इसी किस्म की बातें हो रही थी। यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से चेंज होती है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब वुमेन लीडरशिप की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। आप सेनेट में नंबर्स देख लीजिए, आप हाउस में नंबर्स देख लीजिए, आप गवर्नर देख लीजिए। जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वो जो 5 टॉप पोजीशन है, गवर्नर डाउन टू अटॉर्नी जनरल, ये सब की सब औरतें हैं, सब खवातीन हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और कमला की जो पॉपुलैरिटी भी आप देख रहे हैं वो भी आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक समझने के लिए लोगों के ये कि अमेरिका में चीजें जिस तरह से होती हैं वो बहुत तेजी से
एक्सेप्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी में एक्सेप्ट हो जाती हैं। ठीक। और जी अच्छा अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब, आपने कहा ना कि अर्ली वोटिंग का मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्टोरल वोटिंग होनी है और जो मामला आगे बढ़ेंगे, वहां पर बैटल ग्राउंड स्टेट्स आपको कौन कौन सी नजर आ रही हैं कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे बड़ा टफ टाइम हमें मिलेगा ट्रंप के अगेंस्ट? देखिए, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, अगर अच्छा। सात में से दो स्टेट पिक करें तो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और दोनों स्टेट्स में दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की पोलिंग में और नंबर्स में करीबन एक तरह के लग रहे हैं, करीबन एक जैसे लग रहे हैं। और मैं भी इस वक्त एक्चुअली मिशिगन में ही हूँ, आई एम कैंपेनिंग, और कामला हारिस वाज इन मिशिगन लास्ट नाइट। तो उन्होंने अरब अमेरिकन से भी बात की और गाजा की सूरत हाल पर भी बात की और जंग बंदी पर भी मिडिल ईस्ट में बात की। तो जाहिर है यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर है मुसलमान वोटर्स का, जो इस वक्त कैंपेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्शंस के लिए। ठीक है सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी है कि द सुपर पावर अमेरिका, अगर तो कमला हैरिस वहां की प्रेसिडेंट मुंतखब होती हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान क्या होगी? क्या कोई हमें बेहतरी की उम्मीद अपने मरासिम में, अपने ताल्लुकात में कोई नजर आएगी? बाइडन से किस कदर मुख्तलिफ होगी उनकी स्ट्रेटजीज या उनकी फॉरेन पॉलिसी? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अमेरिका के लिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका दे हैज टू बी रिकंसीडर्ड। आपको देखना चाहिए, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था 3 दिन पहले कि जिसमें पॉसिबल जो लाइन होगी कामला की या ट्रंप की टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, उस आर्टिकल को देखिए आप, और उसमें आप देखें कि जो अमेरिका में होने जा रहा है तो पाकिस्तान को अपने आप को उसी तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर हैं, हमें और बेहतर रहेंगे। इस नई एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा बेहतरी की उम्मीद है, बिकॉज द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा असिस्टेंस चाहिए। पाकिस्तान में जो आजकल माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही है उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस पर सर्वे करने के लिए, उस पर स्टडीज करने के लिए AI की जो मदद चाहिए उसमें अमेरिका ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त तरबेला डैम में जो $300 बिलियन की जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइंस अमेरिकन असिस्टेंस से लग रही हैं। पाकिस्तान के जो म्यूजियम्स हैं और जो श्राइन्स हैं उनमें भी जो अमेरिकन असिस्टेंस है उनकी डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं, शायद हम सब कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हमारे साथ ही रहिएगा, दीगर मेहमान भी आपको सुन रहे हैं। सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सिद्दीकी साहब, चूंकि आप हैसियत सहाफ़ी इन इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, मुझे बताएगा कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस पार्टी को लीड करता आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में मौजूद हूँ। इससे पहले मैं न्यूयॉर्क में था, तो मैंने पब्लिक पल्स लेने की कोशिश की है। गो के यहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे होते हैं वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश उस टाइप के तो नहीं होते कि बहुत ज्यादा जलसे जुलूस आपको नजर आए, पोस्टर्स और होर्डिंग नजर आए, लेकिन यहाँ बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ डिबेट्स चल रही होती हैं, रैलीज निकाली जा रही होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बड़ा नेक टू नेक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि सिटिंग जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हारिस, उनकी भी एक बड़ी अच्छी लेगेसी भी है और उनकी पसंदीदगी भी है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जो है उनका एक अपना करिश्मा है, तो बड़ा मुकाबला बराबर पे चल रहा है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स की जब बात आ जाती है ना, तो स्विंग स्टेट्स में अभी तक तमाम स्टेट्स में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के ऊपर बर्तरी हासिल है। दो स्टेट्स का नाम लिया अभी शाहिद साहब ने, उन्होंने कहा कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। क्या सिर्फ यही दो स्टेट्स आप कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है, या फिर तीसरे चौथे कोई और भी आप ऐड ऑन करेंगे कि नहीं, इन्हें जरा वहां पर भी देखना होगा? देखिए, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन तो बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन विस्कॉन और उसके अलावा जो एरिजोना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिजोना में तो जो है ना वो कोई फसाद फुट पड़ने का बड़ा खतरा है, तो वहां पे जो इस वक्त सिक्योरिटी के हालात है वो बहुत टाइट कर दिए गए एरिजोना में। और मिशिगन की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता दूं कि जो भी सदर जीतता है उसको मिशिगन जीतना पड़ता है, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में जब हिलरी क्लिंटन जो कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट की, तो वो मिशिगन से हार गई थी, जो कि सुन रहे थे कि वो जीत जाएंगी पूरे सदारती इंतखाबात को, लेकिन वो मिशिगन में 14,000 वोटों से हार गई थी और उसके बाद वो सदारती रेस से भी आउट हो गई थी। लेकिन इस दफा देखें कोशिश तो बहुत हो रही है, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि वो
खुद इस वक्त मिशिगन में मौजूद है, कल कमला हैरिस भी मिशिगन में मौजूद थी और कैंपेन तो बहुत टाइट चल रही है। अभी 7 करोड़ के करीब तकरीबन अर्ली वोटिंग हो चुकी है, लेकिन टोटल तकरीबन 24 करोड़ के करीब वोटिंग होगी। असल फैसला 5 नवंबर को ही अच्छा, होगा। एक ग्राउंड एनालिसिस मैंने आपसे और लेने मुझे जी 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 इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो टोटल वोट कास्ट होते हैं ना, एक तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा इलेक्टोरल वोट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहा यह जा रहा है कि अगर कमला हैरिस ज्यादा वोट ले भी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्टोरल वोट ले जाने का ज्यादा इम्कानात मौजूद है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगले आने वाले। जी अच्छा, मुझे एक ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि कमला हैरिस को भी लोगों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन फिर भी आप डोनाल्ड ट्रंप को ही ज्यादा देख रहे हैं कि उनके कामयाबी के चांसेस आपको पब्लिक पल्स के मुताबिक नजर आ रहे हैं। मेरा एक सवाल शाहिद साहब से भी था, लेकिन मैं एक आपका तज्ज़िया एक सहाफ़ी के से लेना चाहती हूँ कि एक मर्द के मुकाबले में एक खातून उम्मीदवार को उतारना, आपको लगता है बाइडेन की स्ट्रेटेजी बेहतर थी या उनको कुछ दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए था, दस्तबरदारी नहीं करनी चाहिए थी? ज़रियाब, इन ममालिक में ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता कि औरत को क्यों खड़ा कर दिया, बल्कि मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेट्स की अच्छी स्ट्रेटजी थी कि वो एक कैंडिडेट को सामने लेके आए यहाँ पे, क्योंकि बराबरी का सिलसिला जो चलता है तो उसमें ये चीज नहीं सोची जाती, वो सिर्फ काबिलियत देखते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो वुमेन भी है, वो वर्किंग वुमेन भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक जो पाकिस्तान के हवाले से आपने सवाल पूछा था उसका जवाब दूं, जो मैंने पल्स लिए। यहाँ पे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, एक तो आपको जिनकी गवर्नमेंट होती है उनकी नेगेटिविटी आवाम के अंदर मौजूद होती है, और फलस्तीन की वॉर को लेके एक तो मुस्लिम कम्युनिटी की नेगेटिविटी है, दूसरा जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं जो इस बात को देखते हैं कि बच्चों से ज्यादती हो रही है, औरतों से ज्यादती हो रही है, तो उनकी भी जो मुखालफत है या नापसंदीदगी है वो डेमोक्रेट्स के लिए आने वाले को वो समझते हैं कि ये बेहतर चीजें शायद कर सके। लेकिन पॉलिसी तो वही होती जो अमेरिका की होगी, भले डोनाल्ड ट्रंप आए, भले कमला आए, लेकिन पॉलिसी वही लेके चलेंगे। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, तभी शाहिद साहब ने कहा कि फला जगह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान को शायद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करता है फिर वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाता है। हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत है कि अगर अमेरिका एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में हमें फेवर देता है और हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती है, तो उससे हमारा जो है वो ज़र मुबादला हमारे पाकिस्तान में ज्यादा ठीक है। ठीक है, सिद्दीकी साहब, पॉइंट आपका आ गया। इस डिबेट को जरा भी मजीद कंटिन्यू मुझे करना है। वलीद साहब, किंग या फिर किंग मेकर, ये फॉर्मूला जो बाइडेन का आपको लगता है कामयाब हो जाएगा? देखिए, एक तो पार्टी का फैसला था, पार्टी ने बाइडेन को इसरार किया कि आप ये रेस से निकल जाएं। आपने देखा होगा कि वो अभी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, मैं अभी नहीं निकलूँगा, लेकिन हालात ऐसे बने और फिर बाइडेन को ये डिसाइड करना पड़ा कि ठीक है, आप कमला हैरिस को आप ले लें, और वो पीछे हट गए। तो ये मेन चीज़ आ गई कि खाली उनका अकेले का डिसीजन नहीं था, यानी पार्टी ने डिसाइड किया। क्योंकि जो पार्टी देख रही थी कि किस तरह से जो अपना मतलब डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरह से मूव कर रहा है, और किस तरह से वो डिबेट्स जो हुई उसमें बाइडेन जो है वो सही तरह से जवाबात नहीं दे सके, और वो पार्टी ने एडमिट किया उसको, और उसका बुरा इम्पैक्ट गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैंडिडेट जो है चेंज करना पड़ेगा। और वो कैंडिडेट चेंज हुआ, उसके साथ ही आपने देखा कि बिल्कुल हवा जो है वो भी तब्दील हो गई, और कमला हैरिस ने जो डिबेट्स की, जो स्पीचेस की, तो एट पार वो खड़ी हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो चाह रहे थे कि बाइडेन ही रहें ताकि वो उसके ऊपर अटैक्स करते रहें, उनकी सेहत के ऊपर, उनकी एज के ऊपर। तो लेकिन पार्टी के जो फैसला था कमला का, तो उससे फिर गेम जो है थोड़ी सी चेंज हुई और कंपटीशन जो है बढ़ गया। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल नेक एंड नेक कंपटीशन चल रहा है, तो वो इसी फैसले के बाद शुरू हुआ। तो कमला जो है वो पार्टी को लीड कर रही हैं, और जो स्टेट्स हैं, जैसे शाह साहब कह रहे हैं, ऑब्वियसली मिशिगन और जो पेंसिल्वेनिया है, यही मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि पार्टीज जो हैं दोनों फोकस कर रही हैं, कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से हम अगर जीत जाएं तो ज़्यादा वोट मिलेंगे। बाकी तो फिर आपको पता है वो काफ़ी ब्लू जो स्टेट्स हैं और रेड स्टेट्स हैं, उनमें तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की जो स्टेट्स हैं उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो रूल करते हैं, और ज़्यादातर स्टेट्स उन्हीं के पास जाती हैं, और मिड वेस्ट और काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो इनके रिपब्लिकन के पास जाती हैं। तो इसका मतलब स्विंग स्टेट्स जो हैं सारे कैंडिडेट्स ज़्यादातर
उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। अनवर रज़ा साहब, आप भी बहुत वक्त के लिए रहे अमेरिका, आपने भी इंतखाबात को कीनली मॉनिटर के, इस कैंपेन को मैं स्पेशली कहूँगी आपने मॉनिटर का, लेकिन कुछ मसरूफियत के बायस आप भी पाकिस्तान जरा जल्दी आ गए। लेकिन जब तक आप वहाँ पर रहे, पब्लिक पल्स तो हमें बताई सिद्दीकी साहब ने, मुझे ये बताएगा क्या जो पब्लिक इंटरेस्ट है वही वॉशिंगटन का भी इंटरेस्ट है या नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अच्छा। देखें कि जब मैं वहाँ था, मैंने मुख्तलिफ स्टेट्स का दौरा भी किया और वहाँ पर लोगों से भी मिला। वहाँ पर मैं जो रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स थे उनके लोगों से भी मिला। अच्छा, जो स्विंग स्टेट्स की बात की जा रही है वो बैटल फील्ड है, उसमें सिर्फ मिशिगन और पेंसिल्वेनिया नहीं है, उसमें जॉर्जिया भी है, वेटिगन है, हाँ जी, बाकी भी 7 रियासतें टोटल। अच्छा, उसमें है क्या, अब मिशिगन में ये है कि वहाँ पर अरब मुस्लिम जो है उनकी तादाद 2 से 3 लाख है मुसलमानों की। वहाँ पर अब आप देखिए ट्रंप और कमला वहाँ पर अपना आखिरी वो कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में करेंगे, फिर ट्रंप जो है वो अपनी आखिरी जो वहाँ पे रैली होगी वो करेंगे मिशिगन में। अच्छा, वहाँ पर एक इन्होंने अब से पहले तक तो जो 1% वोट था 1 से 2% के दरमियान मुसलमानों का, उसको फोकस नहीं किया दोनों उम्मीदवारों ने। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर इसराइली जो लॉबी है, जूश जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। दोनों कैंडिडेट इस बात से डरते थे कि अगर उन्होंने मुस्लिम वोट की तरफ गए तो जो मेजॉरिटी वोट है और जो उनकी माशी सिचुएशन को वहाँ पर काउंटर किए हुए है इसराइली जो हैं, तो फिर इनको नुकसान हो सकता है। लास्ट डे पे इन्होंने 2 से 3 दिन जो हैं आखिरी इन्होंने रुख किया है मुस्लिम रियासतों जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मिशिगन की बात कर रही हैं आप, वहाँ पर पिछली दफ़ा 11,000 वोटों से वो हिलरी जो थी वो हारी थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब इसलिए मुसलमानों की तरफ रुख किया जा रहा है। उससे पहले इसलिए बात नहीं की जा रही थी कि इसराइल की जो लॉबी है वो इन दोनों कैंडिडेट्स के खिलाफ ना कहीं हो जाए। एक तो वजह यह थी। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिएगा कि इनमें से दोनों, ट्रंप या कमला, दोनों जो कामयाब होते हैं तो उनका झुकाव इसराइल की तरफ से, दो इसराइल को तसल्ली है कि दोनों में से कोई भी जीता वो उन्हीं की पॉलिसी को लेकर आगे चलेगा। लेकिन ट्रंप का वहां पर हमने देखा था जो पेंसिल्वेनिया के देही इलाके हैं बहुत ज्यादा, वहां पर जो रेड नेक अमेरिकन हैं वो तो इतने शिद्दत पसंद, मैं उन्हें कहूंगा कि वो कहते हैं कि हमने ट्रंप के अलावा वोट ही किसी को नहीं देना। उन्होंने अपने घर के बाहर झंडे लगाए हुए हैं और वो बड़ी शिद्दत के साथ ट्रंप की कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, जो शहरी इलाके हैं वहां पर कमला का कोई ना कोई, वहां पर उनका भी ज़ाहिर वोट है। नेक टू नेक मुकाबला है। अब इस मुकाबले में देखना है कि ट्रंप को, आप समझ रही हैं कि वहां पर भी अच्छा, ये तो आपने मुझे नेक टू नेक मुकाबलों का बता दिया, लेकिन एक और अहम चीज मुझे नवरज़ा ये बताइएगा कि जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर पीटीआई को एक बड़ा, यूं कह लीजिए कि एक थोड़ी सी उम्मीद है, होप नजर आती है कि अगर ट्रंप ये इंतखाब जीत जाते हैं, आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप और उनके पार्टी के दिल में भी पीटीआई के लिए या बानी पीटीआई के लिए वही सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं? ज़रियाब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका 95% झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, उन लोगों को जो माइंड सेट है वो ये है कि चूंकि पॉपुलर लीडरशिप है, ट्रंप भी पॉपुलर लीडरशिप है, इमरान खान भी हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात करें वो भी हैं, और नेतन्याहू की भी, तो वो समझते ये हैं कि अगर ट्रंप, चूंकि उनकी और उनकी खान साहब की सोच ज़रा मिलती है, बड़े वोकल हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली हुई है, ट्रंप ने भी, इधर इमरान खान ने भी, इसलिए वो समझते हैं कि अगर ट्रंप आ गया तो कुछ ना कुछ उनको सॉफ्ट का जो कॉर्नर है वो उनको हासिल होगा। लेकिन चूंकि आपको पता है हर मुल्क का अपना कानून है, उतना आसान नहीं है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक सोच जरूर है ट्रंप के इस जरा जारहाना अंदाज की वजह से, क्योंकि खान साहब का भी जो जारहाना अंदाज है सियासत करने का। ठीक है अनवर साहब, आपकी गुफ्तगू शाहिद अहमद खान साहब भी सुन रहे हैं, यही सवाल मैं उनसे भी करना चाहूंगी कि शाहिद साहब, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात को देखा और उनकी वोट्स गेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही अब तक कमला हैरिस की, और मतलब आपको लगता है कि जो वहां पर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको किसी न किसी तरीके से भी डिटेन किया जा सकता है? क्योंकि वो अलग बात है कि जो उनकी माइंडसेट है वो ट्रंप को लेकर बड़ी ज्यादा हमें जो है ना उसके अंदर एक नरमी नजर आती है। देखिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है अमेरिका में, और जो है वो बहुत स्कैटर्ड है, तो इसलिए वोट्स के हिसाब से तो पाकिस्तानी अमेरिकन की कोई पोजीशन बनती नहीं है। हाउएवर ये अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट्स अ 2-pronged सिस्टम। वन इज द वोटिंग, द अदर वन इज द फाइनेंस। आप ये देखिए कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, इट कॉस्टिंग अबाउट $15 बिलियन, or this is the most expensive election in the history of United States.
उसमें एक जनरल जो रेगुलर सिटीजन हैं, दे कंट्रीब्यूट एंड दे इवेंचुअली दे हैव देयर सीट ऑन द टेबल। जिन कंट्रीज के आप नाम लेते हैं कई मरतबा उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका में वो वोटिंग से नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस ये है कि उनका डायस्पोरा पॉलिटिकल सिस्टम को फाइनेंस करता है बहुत ज्यादा, जो कि लीगल है और इट्स ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो पाकिस्तानी अमेरिकन की एज ये है कि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर ज्यादा फाइनेंस करेंगे, इंडिविजुअल्स की इसीलिए रिलेशनशिप कुछ मेंबर्स ऑफ द हाउस और कुछ सेनेटर्स के साथ है, लेकिन एज ए ग्रुप कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो ये चैलेंज कर सकें और या किसी को कहें कि हम तुम्हारी साइड पर हैं या तुम्हारी साइड पर नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। हाउएवर मुस्लिम वोट्स की जो बात करते हैं वो मिशिगन में खास तौर पे हिलरी क्लिंटन लॉस बाय 14,000 वोट्स, तो मिशिगन वो बात भी सही कर रहे हैं आपके दूसरे अब जो एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, कि मिशिगन अब तक जो अमेरिकन हिस्ट्री में यही है कि अगर आप मिशिगन नहीं जीतते तो आप व्हाइट हाउस नहीं जाते। और इसीलिए अब जो कामला की कल की जो स्पीच थी यहाँ पर और जो उसकी प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने मिडिल ईस्ट में जंगबंदी की बात की और फेयर माइंडेडनेस की बात की और कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी उनको वी विल प्रोवाइड देम अ सीट ऑन द टेबल। ठीक है, चलें, विशिंग यू वेरी गुड लक शाहिद अहमद खान साहब। वी जस्ट होप कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं वैसे ही तो वहाँ की आवाम ने डिसाइड करना है कि व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस दौरान कुछ और अहम खबरें भी जो हैं वो हम लोगों को भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और उसके बाद तो देखने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि अब व्हाइट हाउस का मकीन कोई भी बने, इसका पाकिस्तानी की सियासत पर शायद असर नहीं होगा, जिस किस्म के एक्ट्स हमारी कौमी असम्बली से मंजूर हो रहे हैं। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में और उन डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। वैसे तो हमारा इदारा ये चैनल ब्रेकिंग की सूरत में आपको ये ब्रेकिंग्स दे चुका है, लेकिन फिर भी आपकी रहनुमाई के लिए एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का भी बिल मंजूर किया गया है। जबकि एक और अहम बिल आर्मी एक्ट, उसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दते मुलाजमत 5 साल करने का बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? अहमद वलीद साहब, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि पिछले आधे घंटे के दरमियान हो चुकी हैं। मुझे ये बताइएगा, मौजूदा जो हुकूमत है उसने तो अपनी बका का फैसला कर लिया है, पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा इसके बाद? देखें, अच्छा होता कि अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत उनको साथ लेके चलती, तो इस तरह के जो बेल्स हैं वो उनमें ताकत ज़्यादा होती, उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती। तो लेकिन हुकूमत जो है वो जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें कर रही है और ये बाद में फिर रियलाइज़ होगा कि किस तरह से ये इकदाम उठाए गए और किनको फ़ायदा पहुँचाएगा। मुझे तो क्योंकि जो इकदाम उठाए गए हैं उसके हिसाब से तो वैसे लग रहा है कि आप अपने 5 साल सॉर्टेड कर रहे हैं और उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं चल सकते हैं। बस देखें, ये जो डिलेमा है पाकिस्तान का कि जो हुकूमत आती है और जो भी हुक्मरान आता है वो समझता है कि अब मैं आगे 20 साल हुकूमत करूं। पीछे आपने देखा बानी पीटीआई जो थे और उनके बारे में भी था कि वो जो एक पेज पे हैं और 5 नहीं 10 नहीं 20 साल तक वे भी वही रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर हुक्मरान लेके आता, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता क्या हो जाए। और ये जो बिल्स अप्रूव हुए हैं, आप देखें कि एक मिसाक जमहूरियत जो है वो मुआहदा तय पाया था, जिस पे बानी जो है सबसे बड़े मुखालिफ निकले उसके कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल स्पेस जो है वो उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें कि कितनी हमने लॉस्ट हुई है। वो वापस आने में पता नहीं कितना अर्सा और लगेगा, लेकिन ये कि वो हमारे हाथ से निकल गई है। लेकिन ये हुकूमत जो है उसको ये चाहिए था कि एक अपोजिशन पार्टी जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काफ़ी सारी उनके एतराज़ात हैं, वो समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है। सर, और तो ऐसा लग रहा है वली साहब जी, बड़ी माजरत के साथ, जिस किस्म के ये बिल्स पास हुए हैं, अब आपके एतराज़ात हो, मेरे हो, मौलाना कोई किसी भाई XYZ के एतराज़ात हो, वो तो रद्दी की टोकरी में ही जाएंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली कोई एतराज़ात हैं, जो भी है, कल को कोई नई हुकूमत बनेगी वो इन बिल्स के ऊपर कोई तरमीम करके ये मतलब वापस कर दे इसको, तो वो मुमकिन है और वो ऐसा शायद
कोई भी हुकूमत ना करे। जैसे कि आपने देखा कि जब बानी पीडीए की अपनी हुकूमत थी उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सपोर्ट की इस तरह की। तो इसका मतलब है कि जो सियासतदान है वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं कि उनको इक़्तिदार चाहिए और वो इक़्तिदार में तवालत चाहते हैं, और तवालत भी चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि चलें मिल के हम आगे भी चलें। मसला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, और सियासतदानों का ही उसमें कसूर है। सियासतदान ही ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि कोई ना कोई आसरा उनके साथ होना चाहिए जिसके साथ हम मिलकर चलें। अगर कोई ऐसी चीज़ दूसरा कोई करना भी चाहे तो उसको फिर वो ताने मिलते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, उनको जेलों में भेजा जाता है। अच्छा, अब अनवर रज़ा साहब, आपने वली साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने एक जुमला कहा है कि कल को जब नई हुकूमत बनेगी तो वो अपने मुताबिक इन बिल्स इक़दामात को ट्रीट करेगी। जिस तरीके से ये एक्ट पास हुए, ये बिल्स पास हुए, इसके बाद आपको कोई नई हुकूमत बनती हुई दूर दूर तक नजर आएगी? और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा, जो ये अब फैसले हो चुके हैं इसकी कॉस्ट बियर कौन करेगा? ज़रियाब, मैं कौमी असम्बली के सेशन में था, 2.5 घंटे के बाद कौमी असम्बली का इजलास 6:30 बजे शुरू हुआ, जो 4 बजे शुरू होना था। फिर आधे घंटे में आनन फानन 6 बिल्स जो हैं वो मंजूर हुए हैं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके बाद फिर आर्मी एक्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, फिर एयरफोर्स का बिल और फिर नेवी का बिल। ये 6 बिल आधे घंटे में जो थे वो मंजूर किए गए, और इतनी उजलत में किए गए कि यू कांट इमेजिन। वहां पर अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया, हंगामा राई की, बिल्स की कॉपियां फाड़ी। ये भी इतला थी कि अतात ने, आज तो वैसे उन्होंने वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन वाला रोल प्ले किया और उन्होंने भरपूर बानी पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी की, और शायद एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त जुमले भी इस्तेमाल किए गए। अच्छा, जो आपका बुनियादी सवाल था, ये बात दुरुस्त है कि इसका जो खमियाजा है ना, वो जमहूरियत को और कौम को भुगतना पड़ता है। और वली साहब की ये बात दुरुस्त है कि आने वाली गवर्नमेंट जो होगी वो इस एक्ट में तरमीम भी करेगी, और इस एक्ट को अगर उनके पास मेजॉरिटी हुई तो मुमकिन है इनको खत्म भी कर दिया जाए। देखिए, अब कुछ हो ना हो, ये बिल हाई सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 थी, उनको 34 कर दिया गया। वजह रीजन क्या बताया जाता है? 34 क्यों किए गए हैं जी? आपने जुडिशल कमीशन में जजेस को लेकर जाना है, आपने एक आईनी अदालत बनानी है, आपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ानी है। ये अब एकदम से गवर्नमेंट को याद आया कि हमने अवाम को रिलीफ देना है और हमने आईनी अदालत बनानी है, तो उसकी वजह से अवाम के केसेस ना कम हो। 9 जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद ठीक है, अच्छा किया आपने, बढ़ा दी, 12 कर दी। अब सर्विसेज चीफ जो है हमारे तीनों, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ाकर इन बिल की मंजूरी के बाद 5 बरस हो गई है, क्योंकि बिल मंजूर हो गए हैं। और आपको पता है जब मंजूर हो जाए तो उसके बाद फिर वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम असल पॉइंट की तरफ। देखिए, ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है इतनी उजलत में, शायद वक्ती तौर पर इनको इससे फायदा जरूर होगा, इनकी हुकूमत को दवाम मिलेगा, लेकिन अगर आप कुल वक्ती बात करें तो इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। अनवर रज़ा साहब, हमारे सियासी मंजरनामे पर कुल वक्ती सोचा किसने है? अगर सोचा होता तो हालात शायद आज यहाँ पर ना होते। सिद्दीकी साहब से मुझे कमेंट ले लेंगे। सिद्दीकी साहब, ये तो सजी दिखा के खबी मार गए, काजी काजी कहते कहते ये तो मामला ही कुछ और हो गया। जरिए आप देखें, वो कहते ना कि सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। बहुत सारे लोग आए, कोई भी जो है वो परमानेंट नहीं होता। अभी जिस तरह आइन में तरामीम हो रही है, बिल लाए जा रहे हैं, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी जाती कि 73 में मुत्तफिक का आइन लाए थे, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई थी, किस तरह उसको अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया था। यहाँ पे तो उजलत में कौमी असेंबली बिल पास कर रही है या आईनी तरामीम ला रही है जिनके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, और बड़ा अजीबो गरीब सा मंजर नजर आता है। स्पीकर कहते हैं जो इसके हक में वो यस बोल दें, और जो आई या नो बोल दें, और कहते हैं आई बोल दिया, मतलब एक बंदा बिठा दिया है रबड़ स्टैंप की तरह जो कहते हैं। ये तो जो सियासतदान है मौजूदा, ये अपनी बेतौकीरी करवा रहे हैं इस वक्त, कल इनको सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। आप इस वक्त रबड़ स्टैंप बने, जो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप कर देते हैं। अगर आपकी नेक नीयति शामिल हो, मैं कहता हूं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जजेस की तादाद बढ़ा रहे तो चलो अच्छी बात है ना, कम से कम साइलिन को फायदा होगा। लेकिन नियत तो कुछ और है कि आप 6 जजेस से के ऊपर लाके मजीद अपने पसंद के जजेस बिठाना चाह रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपका मकसद सिर्फ ये है कि वहां पे मेजोरिटी जजेस आ जाए, आपकी मर्जी के बेंचेस बने, आपकी मर्जी के फैसले हो। तो जरियाब, हमने तो दुनिया में देखा है कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है। आपने देखा कि जिस तरह हमारे मुल्क में चीजें चल रही हैं, लोगों को अगवा किया जाता है, कितने कितने दिन उनको पेश नहीं किया जाता, जजेस जो
वो कुछ कर नहीं पाते, जिस तरह भी इंतजार पंजोता बरामद हुए हैं। मतलब हर दौर में जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड हमारी हो रही थी बात, वलीद साहब भी कर रहे थे कि हर दौर में ये काम हुए, लेकिन वो तमाम चीजें मार्शल्लाह दौर में हुई है। उन कामों को मुझे लगता है कि शायद एक कानूनी लाइसेंस मिल चुका है सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल ज़रियाब, मैं कहने का मकसद ये कि वो तो मार्शल्लाह दौर में ये चीजें हुआ करती थी, ये तो जमहूरी दौर है। जमहूरी दौर में वो पार्टियां ये काम कर रही हैं जो खुद ये भुगत चुकी हैं। ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है, मुशर्रफ दौर में नून लीग भुगत चुकी है। तो ये कहते हैं जमहूरी दौर है और काम तमाम मार्शल। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात है, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इख्तलाफ करूंगी इस बात पे। आप कह रहे हैं जमहूरी दौर है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। वलीद साहब जरा मुझे ये बता दीजिए, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने कहा कि नया कानून सिविल मार्शल लॉ होगा और वो तो गुजारिश ही कर सकते थे, उन्होंने गुजारिश कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग से भी मैं कहूंगा और पीपल्स पार्टी से भी मैं कहूंगा कि ऐसी तरमीम से गुरेज करे। वो तो बेचारे अभी कह के निकले, इन लोगों ने तो आनन फानन कर भी दिया। तो इस बकौल मौलाना के क्या हम लोग एक सिविल मार्शल लॉ की तरफ बढ़ चुके हैं अब? देखिए सिचुएशन इसी तरह की है, क्योंकि एक पार्टी जो काफ़ी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है, उसको बिल्कुल आपने साइडलाइन किया हुआ, और जमहूरी अमल में बिल्कुल इत्तेफाक राय जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इस तरह के जो बिल्स होते हैं, इस तरह की जो तरमीम होती हैं, उसमें आपको उनको शामिल करना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर इससे वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस तरह के काम ना करें, लेकिन हुकूमत जो है वो मज़ीद है कि उन्होंने करवा भी लिया और उनकी एक बात नहीं सुनी। और दूसरा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई और भी है जो शायद इस किस्म की तरमीम पर राजी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं हैं जब इन बिलों की मंजूरी हुई है। आपको लगता है कि अगर उनकी हिमायत होती इन बिलों को, तो शायद वो पाकिस्तान में मौजूद होते और खुद भी वोट कास्ट करते? देखें, वो तो काफ़ी अरसे से खामोश हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, लेकिन हुकूमत फिर भी उनकी है। यानी कि उनके भाई जो हैं वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो बेटी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो सारे जो काम हो रहे हैं ऑब्वियसली वो अगर खुद खामोश हैं, इसका मतलब वो रजामंदी भी कर रहे हैं। अच्छा। यानी कोई ऐसा एतराज़ तो उन्होंने नहीं किया कि आप ये काम ना करें। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लीड कर रहे हैं और मतलब पार्टी जो है सिस्टम के बेनिफिशियरी तो हुए ना, पार्टी के हेड हैं, और वो चाहें तो रोक सकते थे अपनी पार्टी को कि आप ये इस तरह की तरमीम ना करें, तो पार्टी नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब खुद वो बाहर चले गए ताकि वोट शायद ना डालना पड़े या वोटेवर। लेकिन उनकी खामोशी भी जो है वो रजामंदी ही है। यानी वो कर चुके इस चीज़ से इत्तेफाक है, जी ठीक है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर चाहे मेरी पसंद की है या नहीं है तो वो होने दें। तो ये भी एक मसला है कि आप जो मुल्क में जमहूरियत और उसके पासदार कहलाते हैं, अपने आप को दावेदार भी करते हैं सब लोग, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नवाज भी है। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जो इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, कल को ये फ़ैसले जो हैं, कल जब कुछ अरसा गुजरेगा तो फिर पता चलेगा कि अच्छा ये बिल्कुल जैसे कि 26वीं तरमीम करने के बाद इन लोगों को आइडिया हो रहा है कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं जरा मुख्तसर कमेंट लूंगी आप तीनों का। अनवर रज़ा साहब, इसके बाद पीटीआई का एहतजाज आपको शदीद से शदीद तर होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? ज़रियाब, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये नया कानून सिविल मार्शल लॉ होगा। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि उन्होंने बड़े कल तक जो 26वीं आनी तरमीम में गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, आज वो ये बात कर रहे हैं। अभी तो उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। और दूसरा, आप देखिए कि जिस तरह ये कवानीन पास किए जा रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊँ, सेनेट का इजलास प्रिजाइड कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। अभी सेनेट से भी ये बिल मंजूर होंगे। आप देखिए कि इसके बाद मैं समझता हूँ कि हकीकी मायनों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर ना निकली तो फिर उनके लिए आगे स्पेस मौलाना फजल रहमान साहब भी निकलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए अब भी अगर ना निकले आप भरपूर तरीके से यकजहती के साथ, तो फिर देखिए कि आपके साथ वही होगा जो वो पंजोता साहब के साथ हुआ। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। गिनती के 2 मिनट रह गए, निकलना पड़ेगा। अनवर रज़ा साहब, सिद्दीकी साहब, आपको मौलाना और तहरीक इंसाफ मिलकर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इन लोग को निकलना पड़ेगा। पीटीआई तो मेरे ख्याल से अब निकलने के लिए तैयार है। वो अपना आखिरी मार्का जरूर लड़ेगी। अगर उसमें वकला भी शामिल हो गए और मौलाना फजल रहमान की भी सपोर्ट रही तो फिर तहरीक चलती हुई नजर आ रही है और पीटीआई को अपना आखिरी मार्का लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो ये बिल्कुल खत्म होके रह जाएंगे और जो हुकूमत इस वक्त बिल लेके आ रही, तरामीम ला रही है, वो अपनी मकसद में कामयाब हो जाएगी। जी वलीद साहब, ये वो अब मरहला आ चुका है पीटीआई के लिए कि कर जाओ या तो घर जाओ। क्या करेगी पीटीआई, कर जाएगी या घर जाएगी? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। आप देखिए कि उनका जो एजेंडा है
वो बानी की रहाई है बस। ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि उन्होंने कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी तहरीक चलने वाली। ठीक है, चले मेरे पास वक्त का जो है वो बिल्कुल वक्त बल हो चुके हैं। एनीवेज जाते जाते एक अच्छी खबर मैं आपको जरूर दूंगी कि आज शेयर सूद में 2.5% कमी आई है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ जो कारोबारी हल्के हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन क्या इसके पॉजिटिव नताइज हमें मैसर होंगे आने वाले दिनों में, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।